इंग्लैंड और अमेरिका में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये जो व्यूअर आपके देख रहे हैं उनको ना समझने और सोचने की जरूरत है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर अगर आपके पास राइट टू वर्क नहीं है तो आप इंग्लैंड में काम नहीं कर सकते। उस वीजा पे अगर आपका जैसे स्टूडेंट लिखा है कि 20 घंटे आप सप्ताह में काम कर सकते हो तो वो 20 ही घंटे कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका में आप वहां एक बारी घुस जाओ जी, जो डंकी पार बोलते हैं भाई, मैक्सिको से चला गया, दीवार कूद के जंगलों से चला गया, वहां क्या होता है, वहां जाते ही वो अपने आप को अरेस्ट करा देते हैं या किसी सोलिसिटर वकील के थ्रू जाके उनको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उस रेफरेंस नंबर से वो जॉब करने लायक हो जाते हैं जी। तो ये सबसे बड़ा फर्क है इंग्लैंड और अमेरिका में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं भाई रोहित अहलावत जी। इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ काउंसलर भी हैं, इंग्लैंड की राजनीति में कंजर्वेटिव पार्टी में बड़े एक्टिव मेंबर वहाँ से। और रोहित जी से आज बहुत सारी बातें करेंगे इंग्लैंड की राजनीति के बारे में। और यहाँ इनकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, बड़ी बुरी हार हुई। लेबर पार्टी ने एक पिछले 150 साल की सियासत का इतिहास तोड़ते हुए बड़ी बड़ी जीत हासिल की। और साथ में बात करेंगे जो भारत के जो बच्चे हैं इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई करने वालों के लिए कितने अवसर हैं, नौकरी के क्या अवसर हैं, और जो बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। तो इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी लिखना। और एक और बताएं, जब ये पड़ताल टीवी शुरू हुआ था तो इसका नाम कुछ दूसरा रखा था हमने। तो रोहित भाई ने 2-3 बार लगातार इंग्लैंड से बातें की मेरे साथ फ़ोन पे, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की। तो उन्होंने कहा कि नाम को कुछ चेंज किया जाए और इस तरह से किया जाए कि वो एक सीमा में न बंधा हुआ हो। तो उसके बाद फिर हमने एक नाम ढूंढा, तो धर्मेंद्र भाई हैं, एक हरिकेश पंगाल जी हैं भिवानी से प्रोफेसर, तो उन दोनों ने एक नाम सुझाया पड़ताल टीवी। और वो अस्तित्व में 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप सभी भाइयों का प्यार है। और रोहित जी से बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, दिल से साफ है रोहित जी। तो रोहित जी से बातें करेंगे। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आप काउंसलर बने हैं इंग्लैंड में और लगातार आप वहाँ अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करने में जुटे हुए हैं। जाट समाज यूके आपने बनाया है पिछले 5-6 साल से, वो स्थापना 8 साल से है। 8 साल से है और पूरे समाज के लोगों को वहाँ इकट्ठा करते। इस बार कब करने जा रहे हो? इस बार ही हमने आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि वो अंतर्राष्ट्रीय चूरमा दिवस जो हमने 13 जुलाई को बनाया था, वो उसी मुहिम के तहत हमने वो एक चीज उसमें ऐड करी है। तो अब कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे थे कि लोग चुनाव में भी बिजी थे, तो इस बार ही हम वो ग्राउंड पे नहीं कर पाए, तो एक ऑनलाइन वेबिनार हो चुका है। पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय चूरमा दिवस की शुरुआत की आपने। जी जी ठीक है, चलो बातें करेंगे, पॉलिटिकल बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं जो भारत के बच्चे हैं, पढ़ाई करने के लिए आजकल यहाँ इंडिया में नौकरियाँ कम हैं, आगे बढ़ने का अवसर कम है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर इंग्लैंड, यही इनकी एक जगह है। क्योंकि यहाँ के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ते हैं और इन देशों में भी इंग्लिश बोली जाती है। तो इंग्लैंड में इन बच्चों के लिए किस तरह के मौके हैं जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं? देखिए कि जैसा अब आपने खुद अपनी बात शुरू की थी कि अभी वहाँ पर पॉलिटिकली हमारी पार्टी की हार हुई है, और दूसरा क्या है कि वहाँ की इकोनॉमी में अभी थोड़ी हलचल चली हुई है, स्टेबल इकोनॉमी नहीं है अगर मैं बात इंग्लैंड की करूँ तो। और पिछले 1.5 साल में इंग्लैंड में 7.5 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ है। अच्छा। तो आप रोहतक की जनसंख्या नहीं होगी 7.5 लाख जितना उस देश में माइग्रेशन हुआ है, और उस माइग्रेशन 7.5 लाख में सबसे ज्यादा जो नंबर है वो भारतीय है। ये स्टूडेंट हैं या नहीं? ये सब है। अच्छा। जो वर्क परमिट पे जाते हैं या स्टूडेंट जाते हैं, किसी भी तरह से वो लीगल है, जिनको सरकार ने स्टैंप लगाकर वीजा दिया है। तो 1,75,000 के आसपास उसमें भारतीय नागरिक है जो 1.5 साल में इंग्लैंड गए हैं। ओके। तो वहाँ की सिचुएशन क्या है कि अब आप एक छोटा सा देश है इंग्लैंड, अगर 7 लाख लोग उस देश में एक साथ आएंगे 1.5 साल में, तो आप समझ सकते हो कि भाई वो कैसे हालात पैदा हो रखे होंगे। बच्चों के लिए जॉब नहीं है, जो घर कमरा किराए पर उधर मान लो 500 रुपए का मिलता था, अब वो 1200 रुपए का हो रखा है। एक जॉब पे 25-30 एप्लीकेशन होने शुरू हो चुकी है। तो हालात अभी बहुत खराब है इंग्लैंड। तो बच्चे फिर किस तरह का, ये पूरे इंग्लैंड में है कि उस खास इलाके में, बड़े शहरों में जैसे लंदन जैसे बड़े शहरों में, आउटर एरिया में जाएं तो बच्चे? नहीं, ये पूरे यूके की ये सिचुएशन है। और
मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका ब्लेम हमारी पार्टी को ही किया जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी ने ही वो वीज़ा ओपन किए थे और उसी के कारण वहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल डिस्टर्बेंस भी हुई है, क्योंकि अब लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है, स्कूलों में स्पेस नहीं मिल रहा है। लेकिन ये इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं, वो सिर्फ उस देश को पैसा दे रहे हैं, अपना फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी लेके वो आज की डेट में इंग्लैंड कोई नहीं जा रहा है जी। और जो बच्चे इंग्लैंड गए हैं वो चाह रहे हैं कि इंग्लैंड से किसी तरह अमेरिका की तरफ मूव हो जाएं हम। देखिए, इंग्लैंड और अमेरिका में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये जो व्यूअर आपके देख रहे हैं उनको ना समझने और सोचने की जरूरत है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर अगर आपके पास राइट टू वर्क नहीं है तो आप इंग्लैंड में काम नहीं कर सकते। उस वीजा पे अगर आपका जैसे स्टूडेंट लिखा है कि 20 घंटे आप सप्ताह में काम कर सकते हो, तो वो 20 ही घंटे कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका में आप वहां एक बारी घुस जाओ जी, जो डंकी पार बोलते हैं भाई, मैक्सिको से चला गया, दीवार कूद के जंगलों से चला गया, वहाँ क्या होता है, वहाँ जाते ही वो अपने आप को अरेस्ट करा देते हैं या किसी सोलिसिटर वकील के थ्रू जाके उनको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उस रेफरेंस नंबर से वो जॉब करने लायक हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फर्क है इंग्लैंड और अमेरिका में। ओके, इंग्लैंड में नहीं कर सकते, इंग्लैंड में नहीं कर सकते, यानी वो जो असाइलम लगाते हैं, असाइलम का सिस्टम इंग्लैंड में नहीं है। साइलम का सिस्टम पहले तो क्या था कि भारत उस कैटेगरी में नहीं है कि वहां पे साइलम पे पीआर मिल जाए, क्योंकि भारत एक सेफ है, ऐसा कोई क्राइम नहीं है, सिविल वॉर नहीं है, जो जैसे भारत को इस सूची में नहीं रखा गया है। लेकिन अभी मेरे को कुछ पता चला कि कुछ हरियाणा के बच्चों ने साइलम वहां पे अप्लाई की है और उनको वीजा मिल रहा है कि भाई तुम 20 घंटे काम कर लो, ये कर लो। लेकिन साइलम का मतलब ये है कि आपके परिवार को और आपको हिंदुस्तान में जाने का खतरा है और आप यहाँ पर रिफ्यूजी बन के रहना चाहते हो, फिर वो जिंदगी भर भारतीय नागरिकता या पासपोर्ट लेने से वंचित हो जाएंगे जी, दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो और ये तो जैसे ये जो बच्चे जा रहे हैं, एक तो स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। मुझे तो एक साथी ये भी बता रहा था कि गुरुद्वारा में रहना पड़ रहा है, रहने के लिए मकान नहीं है, गुरुद्वारा में खाना खाते हैं। देखो, वो किस्मत वाले हैं कि उनको गुरुद्वारा तो मिल गया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं जो सड़क पे बैठे होंगे। बहुत सारों के फोन आते हैं हमारे पास कि भाई साहब, आज मेरे पास कल का किराया नहीं है देने को, आज मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, चलो लड़के तक ये बात मेरे को समझ में आती है, चलो लड़का है, थोड़ी मेहनत कर लेगा, 2 दिन बाहर भी घूम लेगा। लेकिन अब हरियाणा से काफी ज्यादा संख्या में लड़कियां भी जा रही हैं। तो ये आपके व्यूअर्स हैं, उनको सोचना होगा कि पहले आप अपना खुद का होमवर्क करके जाएं, क्योंकि लड़की के लिए बाहर जाना मुश्किल नहीं है, असुरक्षित भी नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से जा रहे हो और वहाँ आपकी संभावनाएं क्या हैं, वो बड़े मायने रखती हैं। अब मैं एक आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, पिछले साल लड़कियों का इतना शोषण हुआ। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ये बात मैं उन सभी स्टूडेंटों की कर रहा हूँ जो दुनिया से इंग्लैंड आते हैं। ठीक है, पिछले साल इतना लड़कियों का शोषण हुआ है वहां पर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, कि उनको ये बोला गया कि भाई तुम आप हमारे साथ रह लो, हमारे साथ संबंध बढ़ा लो, हम आपसे किराया नहीं लेंगे। इसके ऊपर सरकार ने एक हेल्पलाइन बनाई है। तो आप ये बात सोच के चलो कि सरकार तक अगर ये बात गई होगी तो कितने बड़े लेवल पर गई होगी। तो उन्होंने वो वेबसाइट बनाई, एक हेल्पलाइन बनाई है कि अगर आपको कोई ऐसे शोषित कर रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये हालात है बिल्कुल, और वो मजबूरी में बच्चे बता भी नहीं पाते होंगे घर पे, इस तरह के हालात हैं हमारे पास। मेरे पास मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में कोई अभी आज की डेट के मैं 50 मैसेज दिखा सकता हूँ। देखो, मैं उन बच्चों की मजबूरी समझता हूँ। वो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई वापस चला जा या अपना भविष्य मत खराब कर, तेरी 19-20 साल की उम्र है। तो बोलता है कि भाई साहब, यह बात ना तो हम घर का तो बता सकते, 25-30 लाख रुपए हम लगा कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हम बच्चे हैं, और बोला जिस दिन बता दी तो घर क्या की नींद आनी दोबारा हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक दलदल है। यस। और वो दलदल में घुसते ही वो इतने घुस जाते हैं कि वो यहाँ आने के लायक कभी रह नहीं पाते जी। तो ये पासपोर्ट ओपन करने का फैसला ऋषि सुनक का था क्या, या उससे पहले बड़े प्रधानमंत्री का था? ये वीजा का देखो, ब्रेक्जिट हुआ था, हम जो इंग्लैंड है यूरोपियन यूनियन से बाहर आया था जी, हाँ। तो एक टाइम पे शुरुआत ऐसी थी कि वहां पर 10 जॉब थी और 1
अप्लाई करने वाला था, जी। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो सब चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। जॉब 10 रह गए, एप्लीकेंट्स हो आगे वीजा ओपन होने के बाद। तो अभी ये सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, अगर आप उस पे देखोगे, आप गूगल पे देखो, वहाँ के रिव्यू देखो, तो जॉब है ही नहीं जी। और ये जो मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, अब वहाँ के रहने वालों के लिए भी ये खतरा बढ़ चुका है। अच्छा, ओ ये तो बड़े हालात, मतलब ज्यादा मुश्किल है फिर इंग्लैंड में। हाँ, बहुत। तो ये ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री बना था, बड़ी इंडिया की मीडिया में भी साथ था, इंग्लैंड के हालात को बदलने में ये है वो उम्मीदें हैं, कुछ कर नहीं पाए वो खास। देखिए, एक तो वो बुरे दौर में प्रधानमंत्री बने थे, कोई वो ऐसी अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, क्योंकि 2019 में हमारी पार्टी को बहुमत मिला था। जैसा आज आप लेबर की बात कर रहे हो, ऐसे हमारी पार्टी को 2019 में बहुत बहुमत मिला था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उसके बाद कोरोना आ गया जी। और जैसे ही कोरोना आया तो आपको पता है, ये तो भाई पूरे ग्लोबली एक पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया था। फिर उसके बाद कुछ हमारी पार्टी की भाई अंदरूनी कुछ कड़े थी, जो पार्टी की थोड़ी सी और नुकसान हुआ। जैसे ही कोरोना से उभरे, लेकिन कोरोना के टाइम पे ऋषि सुनक ने इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा किया था, इसके लिए सब उनकी तारीफ करते हैं। घर बैठे उन्होंने, मान लो अगर आपकी 100 रुपये तनख्वाह थी और कोरोना में आप घर बैठे हो, तो 80 रुपये सरकार ने दिए आपको। ओके, डायरेक्ट खातों में दिए हैं। ये तो शायद पहली बार ऐसा हुआ। हाँ बिल्कुल, इंडिया में तो हो नहीं सकता कभी ऐसे। इंडिया में हो सकता है, जब वोट मांगने की बारी आती है तो घर घर जा सकते हैं, लेकिन जब पैसा पहुंचाने की बारी आएगी तो नहीं हो सकता। यहाँ तो और सुविधाएं तो दे देंगे, राशन पे ये कर देंगे, फ्री कर देंगे, कैश पैसा नहीं जाएगा। नहीं, अभी क्या था कि जैसे कोरोना में उन्होंने, सरकार ने स्कीम बना दी कि भाई आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। आप बोले कि अगर आप बाहर जाओगे, 100 रुपए की तनख्वाह में 10 रुपया भाड़ा भी लगाओगे, 10 रुपए का कुछ बाहर खाओगे भी, तो आप 80 रुपए ही बचा रहे हो। तो कोरोना के टाइम पे लोगों ने सेविंग की है जी, घर बैठ के उनके पैसे इकट्ठे हुए हैं। तो ये सारा क्रेडिट ऋषि सुनक को जाता है। ऋषि सुनक उस टाइम पे फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते थे जी। तो फिर उसके बाद जैसे कोरोना हुआ तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई थी। अब उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पूरे वेस्ट कंट्रीज पे पड़ता है, क्योंकि गैस, पेट्रोल, गेहूं सब यूक्रेन और रशिया से आता था जी। तो उस टाइम पे अब इकोनॉमी को संभालना बहुत बड़ी बात थी। तो उसी टाइम पे ऋषि सुनक जी को ये जिम्मेदारी मिली थी, तो उन्होंने कोशिश की, बहुत कोशिश की। और अभी उन्होंने इलेक्शन से पहले जो इकोनॉमी थी वो काफी ग्रो की और लोगों में एक छवि थी उनकी। लेकिन अब 14 साल सत्ता में रहने के बाद तो एक एंटी कंपेंसी माहौल। इतनी बड़ी हार, क्या उम्मीद है कि लेबर पार्टी से जितनी उम्मीद है इंग्लैंड के लोगों ने जताई है वो पूरी कर पाएगी? किस तरह की सरकार का गठन हुआ है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2019 में लेबर पार्टी को 2% वोट ज्यादा मिले थे इस चुनाव के मुकाबले। सीटें उनकी कम थी। अच्छा, उनका वोट शेयर 2% कम हुआ है, ना कि वोट परसेंट उनका बढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात, जो कंजर्वेटिव वोटर थे, जो हमारी पार्टी के वोटर थे, उन्होंने लेबर को वोट नहीं दिया। उन्होंने जो तीसरी चौथे नंबर की पार्टियां थी उन्होंने उनको वोट दिया है। तो ये एक गुस्सा था, हमें नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं था कि वो लेबर को सपोर्ट कर रहे। तो इन्होंने अपना एक गुस्सा जाहिर किया है कि अगर तुम अपनी कमियों को नहीं सुधारोगे तो हम ऐसा आपके साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है पार्टी को, आप तो कंजर्वेटिव में हो और बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन, अब तो पार्षद भी बन चुके हो, काउंसलर वहाँ से, क्या उम्मीद है कि कुछ पार्टी अपनी नीतियों में कुछ बदलाव कर पाएगी? बिल्कुल, अभी देखो पार्टी के नए नेता का चुनाव होने जा रहा है और एक वहाँ की आप खूबसूरती देखिए कि आप अपने पार्टी के नेता को, आप अगर पार्टी के मेंबर है तो आपकी वोट मायने रखती है। तो वहाँ पे पार्टी का नेता ऐसे नहीं है कि 4 बंदों ने ताली बजाई और ये हमारे अध्यक्ष, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जितने हजार लाख जितने हमारे पार्टी के मेंबर है रजिस्टर्ड, वो 3 या 4 जो बंदे आएंगे उनको वोट देंगे, जो उसमें से जीतेगा वो पार्टी का नेता होगा। ठीक है, चलो कुछ बात राजनीति सेट कर फिर दोबारा करते हैं। एक आप कह रहे थे कि वर्क वीजा भी मिल जाता है क्या डायरेक्ट यूके का लोगों को? वर्क वीजा मिल जाता है और बड़ी आसानी से भी मिल जाता है। अच्छा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो जेन्युइन कितना है। किस तरह के लोगों को मिलता है वो? अभी केयर सेक्टर में मिला हुआ है, हेल्थ सेक्टर में मिलता है, डॉक्टर हो, आप स्टाफ नर्स हो,
डेंटल हो, तो इनमें बड़ा इजीली मिल जाता है आपको। ठीक है, किस तरह से क्या अप्लाई करें, कैसे करें? देखो अभी जैसे उस प्रोसीजर थोड़ा बहुत बताओ। अब क्या होता है डेंटल का, आप जैसे यहाँ पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट डेंटिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन आप वो असिस्टेंट बन सकते हो, एज ए नर्स जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे यूक्रेन, चाइना, रशिया से जो बच्चे मेडिकल यहाँ करके आते थे उनको भी एक एग्जाम यहाँ देना होता था, उसी के बाद वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे नर्स हैं और भाई ANM जो अपने यहाँ लोकल बोलते हैं, उनके लिए काफी अच्छा स्कोप है। और वो देखो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है जी। अभी मैं आपके पास इधर आया हूँ तो मैंने इंटरनेट का सहारा लिया है, क्योंकि मुझे गलियों से मैं इतना वाकिफ नहीं था। तो मैंने जैसे ही आपका एड्रेस डाला, इंटरनेट की सेवा ली, मैं आपके पास पहुंच गया। तो जो बंदा जिस फील्ड में है, अगर वो उस कंट्री की उस पे जाके सर्च करे कि भाई मुझे इसमें जॉब चाहिए, देखो 100 में से 20 फ्रॉड भी निकलेंगे, लेकिन 80% ठीक भी निकलते हैं। आप उनसे अप्लाई करो, मीडिया का जमाना है, ईमेल एक्सचेंज होती है। मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे कि कैसे बच्चे यहाँ से खुद अप्लाई करके जाते हैं। वहाँ की कंपनियां उनकी टिकट तक बुक करा के देती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी डायरेक्ट यदि किसी को कोई वर्क वीजा मिलता है तो बच्चा बेसिक से चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन स्टूडेंट वीजा पर अभी जाने से बचे इंग्लैंड में। हाँ बिल्कुल बचे। और अभी जो जैसा वहाँ पे अभी पार्टी है, जो लेबर पार्टी सत्ता में आई है, उन्होंने स्पेशली ये अपने मैनिफेस्टो में बोला कि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल यही करेंगे कि स्टूडेंट्स को या इनको कम करेंगे जी। यानी कि यूके और कनाडा के हम सेम हालात मान लें, बच्चों ने कनाडा जाना भी छोड़ दिया, वहाँ भी बुरे आते हैं, जो वहाँ भी नहीं मिल रही हैं बच्चों को, और वहाँ भी इसी तरह से खाने के किराए के लाले पड़ रहे हैं। ये इतना गिरावट इन दोनों देशों की इकोनॉमी में क्या कारण मान रहे हैं आप? देखिए, अगर आप इन दो देशों का मुकाबला करते हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से, कनाडा क्षेत्रफल में बहुत बड़ा देश है जी, बहुत बड़ा देश है। इंग्लैंड एक छोटा सा देश है, मुट्ठी भर देश है, यूपी दिल्ली जितना एक देश है। और मुट्ठी भर ने पूरी दुनिया पे राज किया एक बार। नहीं देखो, वो दिमाग से खेलते हैं जी, वो दिमाग का प्रयोग करते हैं। अब इंग्लैंड में ठीक है, अब कोई ये नहीं बोलता देखा ना कि अमेरिका आता है, ना बोलते देखा ना कि लंदन आता है, ठीक है। वो क्या है कि वो दिमाग से काम करते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज आए ना जो इंग्लैंड से ही चलती हैं, आज भी आजाद होने के बाद भी ऐसी ट्रीटी है जो इंग्लैंड से चलती है। तो फर्क की जो हम बात कर रहे थे, देखिए अमेरिका में एग्रीकल्चर भी है, अमेरिका में ट्रांसपोर्ट भी बड़े लेवल का चलता है, ठीक है। अगर फिर उसके मुकाबले अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में ना तो कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है जी, ना एग्रीकल्चर है, ना माइनिंग है, ना नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इंग्लैंड में बेसिकली सर्विसेज है। ओके, यानी कि इकोनॉमिक सर्विसेज पे टिकी हुई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर चीज का जो भी ट्रेड होता है, जो भी कुछ होता है, उसमें इनका मेन रोल होता है। तो सर्विसेज बेस्ड है ये। अब अगर आप अपने गुड़गांव की, नोएडा की अगर आप बात करो तो हम खुश होते हैं कि गुड़गांव डेवलप है, नोएडा डेवलप है। तो वहाँ पे आप ये बताइए कैसी डेवलपमेंट है? वो सिर्फ कॉल सेंटर और सर्विसेज। बिल्कुल। जब कोई कंपनी कहते हैं ना कि लपेटने पे आएगी तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी बड़ी इमारतें फिर रह जाएंगी। हाँ, वो रह जाएंगी। अभी इंग्लैंड की ये स्थिति हो चुकी है, जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, जहाँ बड़े बड़े दफ्तर चलते थे, वो खाली है जी। क्यों खाली है? कोरोना के बाद जो वर्क फ्रॉम होम का दौर आया ना, तो सब घर से ही काम कर रहे हैं। अब घर से काम करते, अगर मैं अपने घर से बाहर दफ्तर तक जाऊंगा, मैं 2 रुपये भाड़ा भी लगाऊंगा, 1-2 रुपए की मैं चाय भी पीऊंगा, या भाई मैं आते जाते वक्त कहीं ना कुछ तो अपनी पॉकेट से पैसा लगाऊंगा ना। तो आज ये दौर आया हुआ है कि इंग्लैंड में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रेलवे रोड, किसी भी शहर में एक रेलवे रोड होता है, वे सारी की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं जी। बैंक है जो, अब एक शहर में 5 बैंक होते थे, मान लो SBI की 5 ब्रांचें थी। अब ऑनलाइन का जब से जमाना आया है, पूरे शहर में एक ही बैंक है, 4 बैंक बंद, सब ऑनलाइन पे काम है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा स्किल बनाएं और पहले चेक करके फिर जाएं। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड रिपोर्ट पहले। अभी
जिस कोर्सों को हमारे बच्चे अब करने में शर्मा रहे हैं, ITI में सिखाते हैं, डिप्लोमा देते हैं, इलेक्ट्रिशियन का है, प्लम्बिंग का है, आप कुछ भी करो उसका कागज ले लो जी। कागज की वैल्यू है। एक मूवी आई थी कागज, आप देखना, बड़ी अच्छी मूवी है। उसमें बंदा मरा हुआ दिखाया गया कागजों में और वो जिंदा है। तो लेकिन आपको पता है कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने खासकर हरियाणा वाले बच्चों को कि आपका जो भी इंटरेस्ट है ना, अगर आप खिचड़ी अच्छी बना सकते हो तो होटल मैनेजमेंट कर लो, उसका डिप्लोमा ले लो। अगर आप वीजा लगाओगे तो किसी होटल में लगवाओगे। अगर आपका मैकेनिक का है तो आप मैकेनिक का डिप्लोमा कर लो। तो वीजा हर कैटेगरी के खुलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी। स्किल होनी जरूरी है। ठीक है, चलो अब कुछ राजनीति की बात करें। आप वहाँ राजनीति में एंट्री कर चुके हो और हमारी दुआएं हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स आप पहुंचे। और हरियाणा की, इंडिया की राजनीति, हरियाणा की राजनीति और यूके की राजनीति में थोड़ा अंतर बताओ किस तरह से। देखिए, अंतर तो सूरज और चांद का है। अच्छा, अब मैं वहां 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। पहला रैली नहीं होती, दूसरा माइक और लाउड स्पीकर नहीं होता, तीसरा किसी की दीवार पर पर्चे नहीं चिपकते, चौथा ये हाथ पकड़ के ऐसे नहीं करते कि ये हमारा नेता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वहाँ उनका कॉन्सेप्ट सीधा सा है। अगर मैं हूँ, मेरे वार्ड वालों के लिए या मेरा जो क्षेत्र है उसका मैं प्रतिनिधि करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, तो उनका एक ही मानना है कि हम उससे 1 to 1 हो। मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे जानता हो। ये राजनीति है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बना के वहां भाषण दे के आ जाऊं तो कहते कि तुमने तो अपनी सुनाई है, सुनी खाए जी। अब हिंदुस्तान की राजनीति में अगर आप बात करो, जो कहते कि 2.5 लाख की भीड़, 3 लाख की भीड़, तो वहां सिर्फ 10 लोगों की बात सुन के आते हैं। लेकिन वो नेता किसके बनते हैं? जो 20 लाख वोटर उनके बनते हैं। उनकी वोटरों के बदले में कितना सुनते हैं? कोई नहीं, सुनवाई तो नहीं है ना। अब मेरे इलेक्शन में मैं गया, मेरी जीत का कारण ही ये था। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जिस घर पे गया तो बोले कि आप पहले बंदे हो जो पिछले 5 साल में हमारे घर वोट मांगने आए हो जी। बोलते वैसे तो हम दूसरी पार्टी के वोटर हैं, हमेशा से पैट वोटर हैं, लेकिन आप हमारे घर आए हो इसलिए हम आपको वोट देंगे जी। तो ये एक फर्क है। दूसरा, यहाँ की पॉलिटिक्स का मतलब है पावर, पैसा, नशा। वहाँ ऐसा नहीं है। करप्शन जैसे यहाँ तो राजनीति में अब इन्वेस्ट करने लगे लोग राजनीति में। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ भी इस तरह से करप्शन है राजनीति में। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, जो ऋषि सुनक के बीच में एक लिज ट्रस आई थी, उससे पहले बोरिस जॉनसन को पूरा मैंडेट मिला था। उनको अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी इसलिए छोड़नी पड़ेगी कि वो अपने घर में कोरोना के टाइम पे उन्होंने अपनी बैठक बुलाई थी एक, कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन उस बैठक के बाद उन्होंने एक बियर पी ली। तो वहाँ पे ड्रिंक ओपन है, हाउस ऑफ कॉमन में जाइए, आप कहीं भी जाइए, ड्रिंक वहाँ पे कॉमन है। इस बात पे लोगों को गुस्सा था कि वो प्रधानमंत्री होके उसने बियर पी ली, औरों को मना कर रहा कि घर से बाहर मत जाओ। इसी बात पे उन्होंने कुर्सी छोड़नी पड़ी। ओह, क्या गजब। यहाँ तो हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लग जाए तब कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। तो ये जैसे जो ये मैंने आपको बताया, इसको ना पार्टी गेट स्कैम बोलते हैं कि भाई पार्टी हुई थी और उसका गुस्सा हमें इस इलेक्शन में भी झेलना पड़ा है। दूसरी पार्टी ने उसके पर्चे घर घर भिजवाए कि तुम्हें कौन सी सरकार चाहिए, जो कोरोना में खुद पार्टी कर रही थी और तुम्हें घर में बंद करके रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे आप किसी सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक कितना ही बड़ा आरोप लगा दो, कुर्सी नहीं छोड़ेगा जब तक। यहाँ तो जिस नेता पे आरोप लगता है ना, वो फेमस हो जाता है उतना ही ज्यादा। और वहाँ मतलब उस पर एक्शन होता है? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल एक्शन होता है। और बेसिक पार्टी ना करे, पब्लिक पूरा जोश दिखाती है, पूरा रोष दिखाती है कि भाई तुम प्रतिनिधि हो, सोशल सर्वेंट हो, तुम कोई सुपरमैन नहीं हो। और किस तरह से यहाँ तो जैसे राजनेताओं के पीछे लोग बाजते हैं, मुख्यमंत्री आ जाता है, मंत्री आ जाता है, MLA, उसको पर्चे देने, काम करवाना, नौकरी के लिए ये करवाना वो करवाना, वहाँ भी इस तरह का प्रचलन है फिर नेताओं के पीछे भागने का? मैं अभी इस इलेक्शन के दौरान ना, तो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे काफी अच्छी सख्त एक प्रधानमंत्री रही है, वो पहले होम मिनिस्टर भी रही है। तो उनके साथ हमारा एक प्लान हुआ कि आज हम डोर टू डोर इस एरिया में करके आएंगे। तो मैं अंदर, जैसे आज हम बात कर रहे, उसने घंटी बजाई थेरेसा मे ने। तो हमने सीधा बोला कि कम इनसाइड।
और वो प्रधानमंत्री थी, और वो चुपचाप अंदर आके हमारे साथ बैठ भी गई। ठीक है, बाहर जाके देखा मैंने, एक गाड़ी थी उसकी जी। हमारे यहाँ तो सरपंच भी चलता है, वो 4 गाड़ी लेके चलता है। नहीं, ये देखो, हिंदुस्तान की राजनीति एक अलग दिशा में चल चुकी है। जो पहले हमारे जितने सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, या भैया आप देवीलाल, बंसीलाल, अगर आप हरियाणा की राजनीति में बात करो तो वो समाज सेवक थे, उन्होंने पैदल यात्राएं की हैं और वो एक सोशल जस्टिस करना चाहते थे कि हम प्रतिनिधि बने हैं। लेकिन अब वो सब उल्टा हो चुका है। ये किसान और मजदूर को इकट्ठा लेके जो चले ना, इस कारण वो सफल हुए थे। हाँ, लोग, क्योंकि देश आजाद हुआ था और नागरिकों को अपने हकों को नहीं पता था। तो मतलब नेता का मतलब क्या होता है कि भाई आप लोगों की आवाज सुनो जी और उनकी समस्याओं का समाधान करो। लेकिन अब आज ना तो वे समस्या दिखती है, ना उनका कोई समाधान नजर आता है। अच्छा, एक और हमारी है ना हरियाणा की और खासकर इंडिया की राजनीति में जाति इंटर कर गई है। कास्ट पॉलिटिक्स इतनी गहरा गई है कि उसके आगे बड़े से बड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जी। लोग अब अपनी ही कास्ट का नेता हो उसके ऊपर वोट डालते हैं। अमेरिका की राजनीति में ये कास्ट पॉलिटिक्स इसका कुछ है? देखिए, ऐसा इंग्लैंड की राजनीति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, मुद्दों पे लोगों को हराया जाता है, मुद्दों पे लोगों को जिताया जाता है। ठीक है, कास्ट फैक्टर ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ कास्ट सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, कोई कास्ट सिस्टम ही नहीं, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। ओके। अगर ऐसे कास्ट सिस्टम की बात हो, धर्म की बात हो, तो भाई साहब मुझे कौन काउंसलर बनाता हुआ? धर्म का भी नहीं है कुछ? नहीं, कोई धर्म का नहीं है। और कलर का कुछ रंग भेद आप जैसे इंडियन हैं? देखो, 0.1% तो कहीं हर जगह होता है। धरती के हर कोने पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर रंग का हो तो मैं काउंसलर ना बनता, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ना बनता। ठीक है, और वहाँ के बड़े बड़े पदों पे पूरे इंग्लैंड ने जैसे और देशों पे राज किया था, अभी आज वो उल्टी सिचुएशन है। जिन जिन देशों पे वो राज करके आए थे वही लोग वहाँ पे सरकार को चलाते हैं जी। बड़े बड़े पदों पे दूसरे मूल के निवासी हैं। अब इंग्लैंड के का लंदन राजधानी है, लंदन का मेयर सादिक खान है, उसके पिताजी पाकिस्तान मूल के थे। तो अब आप कैसे करते हो? लंदन का मेयर सादिक खान है, लंदन का पूर्व प्रधानमंत्री हिंदू समाज से ये बताओ थोड़ा। हाँ, अब यहाँ पर है, वहाँ के जो इंग्लैंड के मूल लोग हैं, हाँ, उनकी कितनी बड़ी विजन है, कैसा सोच है, कैसा ओपन माइंड है? वो यहाँ बाहर के लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनको इतने बड़े ओहदों पर बैठा देते हैं। देखिए, उनका ना विजन बिल्कुल क्लीन है, धुंधला नहीं है। वो उनका क्या है, जो दो राजनीति का एशिया महाद्वीप के देशों में है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है ना, वे लोग क्या कहते हैं कि अब हम सिर्फ वोट इसलिए करते हैं कि हमारे जो थोड़े से बेसिक मुद्दे हैं उनकी सुनवाई हो जाए। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आएगा कौन जाएगा। अगर आपने आज कोई मैनिफेस्टो दिया है, अगर मेरे को पसंद आ गया तो मैं आपकी वोट दे दूंगा। अच्छा, पहली बात ये है। दूसरा, वो इस चीज से ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी बहुत पहले आ चुकी थी। वो ये दौर देख चुके, जो हिंदुस्तान में भी ये दौर चला हुआ है, वो ये दौर पहले देख चुके हैं। उनका सिंपल सा फंडा है कि भाई मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का अगर सरकार से जोखिम आ रही है, मान लो मेरी पेंशन काटी जा रही है, अगर दूसरी पार्टी ने पेंशन का दे दिया, मैं उसको वोट दे दूंगा। वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते, रैलियां नहीं होती वहां। अच्छा, तो फिर कैसे रैली की जगह वो डिबेट वाला सिस्टम रहता है? जो डिबेट का सिस्टम होता है। और दूसरी खासियत क्या है, जो बीबीसी है वहाँ का मेन नेशनल मीडिया हाउस है, बाय लॉ उनको दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को सेम कवरेज देनी होगी। ये लॉ है कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। अगर आपका 1 घंटे का आज आपका कोई पार्टी लीडर आया है तो अगले शो में दूसरी पार्टी का 1 घंटा ही लीडर आएगा। या तो गोदी मीडिया और पता नहीं क्या क्या बातें। नहीं, वहाँ ये इस बात की देखो। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, भारत की राजनीति और इंग्लैंड की राजनीति में फर्क। जो 2 प्रधानमंत्री के बड़े दावेदार होते हैं उनको पहले ही डिबेट करा दिया जाता है। अच्छा, कि जनता को ये पता चल जाए कि ये कौन कितना काबिल है, कौन कितने पानी में कहाँ खड़ा है। और वो पब्लिक से सवाल लिए जाते हैं। अब मान लो सवाल किसी भी शहर का कोई भी एक मुद्दा है, मैं यहाँ का एग्जांपल ले लो, चलो बिजली का एक मुद्दा है, तो उससे पूछेंगे बिजली पे आपकी क्या राय है और मेरी क्या राय है, तो जनता डिसाइड करेगी। जैसे अभी वहाँ अमेरिका में चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। बाइडेन और कमला हैरिस के बीच में, ट्रम्प और उसके बीच में डिबेट होगा, हेल्दी डिबेट होगा जी।
मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन बढ़ने के बाद आप पार्लियामेंट में जाओगे, तो बकायदा वो देखा जाता। और मजे की बात एक और, वहां पर ये डिबेट छोटे लेवल तक आता है। अच्छा। मेरा अभी 4 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ है, मेरी जो वार्ड जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ 3 पार्टी के कैंडिडेट थे। तो अगर मैं ये चाहूँ कि भाई मुझे आप तीनों का एक डिबेट कराना है, मैं चाहता हूँ आपकी क्या राय है इन मुद्दों को लेके, अगर उनमें से कोई डिबेट में नहीं आया तो उसका बायकॉट हो जाता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और, ये आपने जो बताया ना उनके मैनिफेस्टो में जो बातें होती हैं, क्या मैनिफेस्टो में हमारे यहाँ तो जो मैनिफेस्टो पार्टियों का होता है उनमें से 80% मांगे मतलब 5 साल राज करके चले जाते हैं, कोई पूरी नहीं करता। क्या उस मैनिफेस्टो पे वो काम करते हैं फिर सत्ता में आने के बाद? वैसे अगर वो नहीं करेंगे तो उनको जो प्रधानमंत्री है ना, उसको इस्तीफा देना होगा। अच्छा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो ये आपका मैनिफेस्टो बनता है, ये हिंदुस्तान में सिर्फ 20% के लोगों को समझ में आता है। 80% लोगों को तो यही नहीं पता कि मैनिफेस्टो है क्या। बिल्कुल। सिर्फ 20% लोगों को मैनिफेस्टो समझ में आता है। आप किसी गांव, हरियाणा के किसी छोटे से गांव में चले जाओ, किसी किसान मजदूर रिक्शा चलाने वाले से पूछ लो मैनिफेस्टो क्या, उसको कुछ पता ही नहीं जी। बिल्कुल। लेकिन वहाँ हर आदमी इससे वाकिफ है। वहाँ क्या होता है, आप अपना जो भी कुछ करना चाहते हो वहाँ लिटरेचर बोलते हैं कि आपने क्या लिखा है, आप मेरे टेबल पे रख के चले जाओ। ठीक है, वो हर पार्टी का लिटरेचर सामने रखा होता है। जो वोटर होता है वो 1 घंटा लगाता है, आज ए पार्टी का पढ़ा, आज मैंने बी का पढ़ा, आज मैंने सी का पढ़ा, तीनों का पढ़ के फिर वो अपना मन बनाता है। जी। चलो, कोई और मन की बात, कुछ खास बात आप कहना चाहो? नहीं, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पड़ताल टीवी, जिस हिसाब से और जैसे अच्छे मुद्दों पर लेकर चर्चा करता है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और मैं आपके सभी दर्शकों को एक बारी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और रही बात बाहर पढ़ने की, बाहर पढ़ने जाना चाहिए, अच्छे तरीके से जाना चाहिए, जिद और अहंकार में नहीं जाना चाहिए कि वो चला गया तो मैं भी जाऊँगा और मैं क्यों नहीं जा सकता। क्योंकि वो जो डंकी मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, वो 101% सटीक और सत्य मूवी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और रोहित वाहिद का जो मूल गांव है जिला झज्जर में, जिला झज्जर गांव धांधलान। हाँ, और धांधलान गांव के रहने वाले। अब ये एक और सवाल मेरे मन में अभी आ गया है, हमारे ना राजनीति का चस्का बड़ा गजब रहता है, तो राजनीति का चस्का तो इंग्लैंड में लग गया आपका, क्या अब हरियाणा की राजनीति में कुछ एक्टिविटी बढ़ाने की कुछ सोच रहे हो क्या? देखो, वो पुरानी कहावत क्या पता कब सरस्वती बैठ जाए ना, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्या बात। ठीक है, ये चस्का है राजनीति का। देखो, अब वहाँ मैं भगवान की दया से, आप लोगों के प्यार और दुआ से कर रहा हूँ, लेकिन एक मन में ये रहता है कि कुछ ना कुछ मैं अपने देश, अपने गांव, अपने देहात के लिए भी करूँ। तो कभी ये भविष्य के गर्भ में है। तो जितना ये अंतर बता पाया, यहाँ वो चीजें वहाँ वो करके या झेल पाओगे इस तरह की यहाँ की राजनीति को? जी, मैं सिर्फ 15 साल रहा हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन हमेशा हिंदुस्तान में रहता है और मैं यहीं से पढ़ा हूँ, तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। चलो, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।